तो मुझे लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। लिटरली हुआ मेरे साथ कि कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। अगर आपके पास काम है, आपको पता है ना मकसद है सुबह उठने का आपके पास, तो आप ना बहुत साल जी जाओगे। मेरा एडमिशन है, मेरे लेटर मेरे हाथ में कि मेरा एडमिशन हो चुका है, बस मुझे पैसे फीस जमा करानी है वहाँ पे। रात को पापा के पास गया ना, ही वाज लाइक मैं तो साइन नहीं करूँगा। अब पैसे खत्म हो गए तो बाहर तो निकलना ही है। तो मुझे फॉर्चुनेटली केमिस्ट्री पढ़ाने का चांस मिला। जो आपको आती नहीं थी। आती नहीं थी। हालांकि मैं शार्क टैंक में फीचर हुआ था, लेकिन इतना सक्सेसफुल था नहीं। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी अच्छी हुई। पर जब मैं एक दिन ऐसी बस अपने आप को मिरर में देख रहा तो मैंने कहा यार तू बूढ़ा हो गया यार, क्या हालत हो गई तेरी। अच्छा, ऐसे कहते हैं किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिंदगी में मोटिवेशन के लिए उंगली बहुत जरूरी भी होती है। आप एग्री करते हो? बिल्कुल अग्री करता। आपको उंगली की किसी ने? हाँ बहुत बार। वही वजह है कि आज आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँच पाए। मोस्ट प्रोबेबली यस। यस। तो अरविंद अरोड़ा हमारे साथ हैं एंड मोटिवेशन एक तो आपसे ढेर सारा लेना है, दूसरा कुछ बहुत कुछ आप कर रहे हैं इन दिनों, नई नई चीज़ें, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आपकी जर्नी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, थोड़ी बहुत ही सही, कि कहाँ से हैं, कैसे शुरू किया, उंगली किसने की? बेसिकली जैसे स्टार्ट हुआ है उंगली किसने की, तो इंसान दो वजह से ऊपर बढ़ता है। पहला तो किसी की उंगली करने से। जब कोई आपको पिंच करता है किसी चीज़ को लेके, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आती है कि इसको गलत प्रूव करना है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैं आज ऊपर तक पहुंचा। दूसरा सेल्फ मोटिवेशन भी एक चीज़ होती है। जब आप खुद को गलत प्रूफ करने के लिए या खुद के एक लेवल सेट हो जाता है, एक सैचुरेशन लेवल आता है, उसको पार करने के लिए आप मेहनत करते हो। वो सेल्फ मोटिवेशन भी बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह से भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो अगर मैं बात करूं कि किसी ने पिंच किया और उसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया, तो वो बचपन से ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन एक बहुत खास घटना है, एक बहुत खास लाइफ लेसन है मेरे लिए, जो मुझे पिंच हुआ था मेरे मामा की वजह से। सो बैठे हुए थे एक दिन हम लोग, छोटे शहर के ही हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो फिर नानी के यहाँ जाते थे। बैठे हुए थे एक दिन, मैं, मेरी नानी, मामा। तो जनरली मेरे फादर की क्या है, शॉप है और मैं उनका इकलौता हूँ। तो ऐसा था कि भाई ये, क्योंकि मेरा रूटीन ही ऐसा था कि मैं अपना स्कूल ख़त्म करता था और फिर उसके बाद घर जाता था और 1 घंटे में खाना वाना खाया और उसके बाद पापा के लिए खाना लेके जाना है और फिर उसके बाद पापा के साथ ही वापस आता था। मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ शॉप पे बैठा हूँ। किस और चीज़ की शॉप थी? बेसिकली आप किराना शॉप नहीं होती है, तो उसमें हर तरह का सामान होता है। और मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ कि मैंने वहाँ पर लोगों से लाइजनिंग करना सीखा, कैसे लोगों के से बात करते हैं, सामान कैसे बेचा जाता है। अब बेसिकली हम अरोड़ा हैं, पंजाबी हैं, पर ग्राहक आते थे राजस्थानी आ रहे हैं, हम राजस्थान के हैं, तो मारवाड़ी लोग आ रहे हैं, उनसे कैसे बात करनी है, पंजाबी लोग आ रहे हैं, उनसे कैसे, देहाती लोग जो होते हैं उनसे बात कैसे करनी है, सामान कैसे बेचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से ही पापा से सीखी, जो जिसकी वजह से मैं उसको वन ऑफ द रीज़न मानता हूँ जिससे मेरी लाइजनिंग बड़ी अच्छी है लोगों के साथ में। अगर वो मेरा फेज़ नहीं निकला होता जो मैंने घर पे देखा है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने कई लोग अपने जो फोर फादर और फादर्स का जो बिजनेस होता है उसको बड़े ग्रांटेड लेते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ से बड़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो वो सीखता था, मैं दुकान पे जाता था, मेरा यही रूटीन था। तो एक बार ऐसी छुट्टियां थी तो हम नानी के घर चले गए, तो मामा को पता था पापा का कि भैया ये पापा क्या है, इट्स लाइक सुबह उठना, दुकान पे जाना, रात को घर पे आना, उनका यही रूटीन है और उनके लिए यही जॉब है। और मैंने एक जगह इसको कट करके थोड़ा एक ऐड भी कर देता हूँ, एक चीज़ कि अभी मैं एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख रहा था कि वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ थी इस चीज़ पर कि 100 साल से ज़्यादा लोग कैसे जीते हैं। आजकल हमारा लाइफ स्पैन जो है बेसिकली 60 70 80 साल का ही है, इससे ज़्यादा नहीं जी पाते। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ 100 120 साल तक भी लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। सो उसका वन ऑफ द रीज़न है वर्क उनके पास है, काम है। अगर आपके पास काम है, आपको पता है ना मकसद है सुबह उठने का आपके पास, तो आप ना बहुत साल जी जाओगे। और अगर आपके पास काम नहीं है तो आप बस जल्दी ही मरोगे। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर 100+ लोग जी रहे हैं, बिकॉज उनके पास सुबह उठ के एक काम है जिसकी वजह से वो उठ जाते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे पापा का भी ऐसा ही है कि वो सुबह उठते हैं, दुकान जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं और आज भी बड़े तंदुरुस्त हैं, हार्ट भागते हैं, दौड़ते हैं। 80 साल के हो गए हैं वो, लेकिन आज भी उतने ही तंदुरुस्त हैं, आज भी दुकान पर जाते हैं। तो ये बात मेरे मामा को पता थी कि वो बंदा ऐसा ही है।
तो ऐसे बैठे हुए थे तो कॉन्वर्जेशन में ही वो सेइंग कि मेरी नानी ने बोला भी क्या विचार है, क्या करने वाला है, मेरे को नन्नू बुलाती थी, क्या क्या प्लान है तेरा। देन आई सेड कि भाई मैं तो अभी साइंस लिया हूँ, इंजीनियरिंग करूँगा और मेरी फैमिली में पहला बंदा बनूंगा इंजीनियरिंग करने वाला। तो मेरे मामा हंसे और मेरे मामा हंसते हुए बोलते कि अच्छा इंजीनियरिंग करेगा। हाँ इंजीनियरिंग करूँगा। तो मैं 10th 11th में आया था उस टाइम पे। देन ही सेड कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, वो कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठे। तो वो मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया कुछ, पर मैंने कहा यार इसने तो मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया, मतलब ये बता रहा है कि मैं यही काम करूंगा। तो मैं अंदर उस टाइम पे जब मैं निकला अपने घर के लिए वापस, हम लोग जब मम्मी और वापस आ गए, तो मैं सोचा कि मामा को तो गलत प्रूव करना है, करके दिखाना है। देन इट वॉज स्टार्टेड लाइक दैट कि मुझे चैलेंजेस मिलते गए लाइफ में, और पहला चैलेंज ये था कि मुझे एक बार ये तो सेटअप से बाहर निकलना है। तो मैंने अपना 11th में साइंस लिया, 11th 12th मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से, मैं अपने अपनी जो स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर मैं टॉपर्स में से था। मेरा एडमिशन भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। मेरा उस टाइम पे आरपीटी का एग्ज़ाम बहुत स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम माना जाता था, आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन ये 2003 2004 की बात है। मैंने अपना एग्ज़ाम क्रैक किया, मुझे टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल गया था, वहाँ पे एडमिशन लिया। एजुकेशन लोन भी लिया आपने, क्योंकि एजुकेशन पिताजी के लोन पास भी पैसे लिया। थे नहीं ना, वो चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करो। ऑब्वियसली वो तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि मामा की बात एक तरह से ठीक भी थी कि तेरे को जाने नहीं देंगे, और अगर किसी का इकलौता बेटा हो वो अपने बच्चे को कैसे जाने देगा बाहर। पर मैंने जिद कर ली कि भाई मेरे को तो निकलना है। और मुझे आज भी याद है वो रात जब मेरा एडमिशन है, मेरे लेटर मेरे हाथ में कि मेरा एडमिशन हो चुका है, बस मुझे पैसे फीस जमा करानी है, वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करना है कॉलेज में जाके। रात को पापा के पास गया ना, ही वाज लाइक मैं तो साइन नहीं करूँगा, क्योंकि इकलौता बेटा है भैया, हमें भी तो अपनी दुकान देखनी है, हमारा वारिस तो यहीं बैठेगा और कहाँ जाएगा। देन आई साइड कि नहीं, आप अगर जब तक साइन नहीं करोगे तब तक आपको सोने नहीं दूंगा। और पापा का रूटीन क्या था, फिर 10-11 बजे सोना और सुबह जल्दी उठना। मैंने उस रात को तो इतनी बहस करी, 1 बजे तक सोने दिया नहीं उनको। उसके बाद मैं परेशान होके, मेरे लोन पेपर्स थे, पापा बोलते पैसे नहीं है, तो मैंने अपने भाई के थ्रू अपना लोन करवाया था एजुकेशन का, पेपर पे साइन पापा को करने थे। तो फाइनली रात को 1 बजे साइन हुए, सुबह वो लोन पेपर्स दिए, मेरा बैंक से चेक आए और चेक लेके मैं अकेला निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। मेरा कॉलेज आज तक मेरे पापा ने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा हूँ। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग अपनी पूरी जयपुर? की, जयपुर में करी, इंजीनियरिंग पूरी करी, ऑनर्स में डिग्री करी, और ये ऐसे मेरी ज़िद की वजह से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ये मेरा बैकग्राउंड है कि मैं किस तरह से वहाँ तक पहुँचा। तो देन यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? और बिल्कुल, अब मैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार में इंजीनियरिंग करने वाला इकलौता एक ही बंदा हूँ। इससे पहले न किसी ने इंजीनियरिंग करी, और अभी शायद कर रहे होंगे, मे बी मोटिवेशन की वजह से। तो अब यूट्यूब का स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि इंजीनियरिंग पूरा हुआ, इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद अब क्या करें, तो ये 2009 की बात है, तब इतना कोई क्रेज़ था नहीं यूट्यूब का। और यूट्यूब बेसिकली पॉपुलर था एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं था। सो हुआ क्या कि अब करियर शुरू जो हुआ बेसिकली, वो एज अ टीचर हुआ, एज अ लेक्चरर। मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करा हुआ था, तो मैंने अपने खर्चे निकालने के लिए 4th ईयर में से ही फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और इंजीनियरिंग से निकला तो मैंने अपना एक गेट का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। 2 साल अच्छे चले। तो टीचिंग बेसिकली एक आर्ट है, और मैं टीचिंग में बाई चॉइस गया था, बाई चांस नहीं। मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इंटरेक्शन करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने अगर करियर को चूज कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल लास्ट में रखते हैं कि कुछ नहीं बना तो टीचिंग में जाएंगे। बट आई वॉज नॉट लाइक दैट। मुझे इंटरेक्शन बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि आई एम वेरी एवरेज पर्सन। बट एक चीज़ मेरे में खास है, कि वो ये चीज़ है कि आई डोंट नो एवरीथिंग, बट आई नो हाउ टू फाइंड आउट। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अगर आपने देखा है मूवी, तो उसके इंटरव्यू में विल स्मिथ यही बात बोलता है कि मैं इस रूम में सबसे इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि किसी चीज़ का आंसर कैसे ढूंढना है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में ये पता है ना कि किसी चीज़ का आंसर कैसे ढूंढना है, तो आप आसानी से पहुंच जाओगे वहाँ तक। और वो मेरे में खास बात थी। तो इस तरह से मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। और जब मैं पढ़ाता था, सो बेसिकली मुझे लगा कि गेट की कोचिंग वगैरह करते करते एक दिन मैं यूट्यूब भी देखा मैंने क्या होता है।
तो एंटरटेनमेंट के लिए तब भुवन बाम की वीडियोस देखा करते थे, बहुत फेमस था भुवन बाम, एंड वो एंटरटेनमेंट था कम्प्लीटली। तो अपनी लाइफ के फेज में हम लोग पहुंचे गुजरात। मुझे गुजरात बड़ा फैसिनेटिंग लगता था नरेंद्र मोदी जी की वजह से। मुझे लगा कि लाइफ में यार कुछ कुछ स्पाइस होना चाहिए, कुछ मज़ा होना चाहिए, चेंज करते हैं कुछ। और मेरे कामयाबी में तीसरा फैक्टर ही है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ सो मच अकॉर्डिंग टू, मैंने प्लेसेस चेंज किए कि मेरा करियर और अच्छा हो। तो मैंने राजस्थान से मूव किया गुजरात। जब मैं गुजरात मूव करा तो 6 महीने मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करा। और मैं फाइंड आउट कर रहा था कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं और ज़रा अपने आप को एक्सप्लोर तो करूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो जो 6 महीने मैंने अपने साथ गुजारे, जिसमें मैं मेडिटेशन करता था, फिजिकली अपना जिमिंग करता था, और मेडिटेशन में मैंने 6 महीने जब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेडिटेशन और बुक्स ही पढ़ता था ओशो की, तो एक बहुत ही अमेजिंग वाकया हुआ मेरे साथ। उसके बाद मेरा लाइफ टर्न अराउंड हो गया। सो जनरली उसका डिस्कशन मैं काफ़ी बार करता हूँ। तो वो हुआ कुछ यूँ था कि सुबह जल्दी उठता था और उसके बाद पूरे दिन ओशो की बुक्स और रामानुजन की बुक्स ये सब पढ़ता था, और फिर मैं मेडिटेशन करता था काफ़ी 2-2 घंटे। पहले तो 5 मिनट भी ध्यान में मुश्किल थे, बट धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते गया तो मैं 2-2 घंटे भी, हम लोग ही वाज लाइक वी कैन सिट। तो एक वक्त ऐसा आया आफ्टर 6 मंथ्स जब मैं कंटिन्यूसली करते गया, 6 महीने बाद एक वक्त ऐसा आया जब मैं अपने आप को मेडिटेट करते देख रहा था। मतलब इट वाज लाइक मेरी बॉडी अलग है, मेरा ऑरा अलग है, एंड आई एम सीइंग माई सेल्फ, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ टू डू, आई मीन मेडिटेशन करते हुए देख पा रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक, जब मैं अपने आप को देख पा रहा था तो मुझे लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। लिटरली ये हुआ मेरे साथ कि कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। तो मैंने तुरंत आंखें खोली तो मोमेंट 1 सेकंड के लिए ही आया था कि जब मुझे ऐसा महसूस हो, मेरी बॉडी अलग है, मेरा ऑरा अलग है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्पिरिचुअली मुझे एनलाइटन करने वाला मोमेंट था जहाँ से मेरा लाइफ चेंज हुआ। तो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया था कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। उसके बाद मैं यूट्यूब में आया। कैसे आया कि उसके बाद मैं, पैसे वैसे तो ख़त्म हो गए थे, 6 महीने तक कुछ किया नहीं, और पापा को कह के आया था कि भैया अब मैं मेरी ज़िंदगी जीऊँगा, आपसे पैसे वैसे लेने नहीं हैं। अब पैसे ख़त्म हो गए तो बाहर तो निकलना ही है। तो मुझे फॉर्चुनेटली केमिस्ट्री पढ़ाने का चांस मिला। जो आपको आती नहीं थी। और पर मैंने यूट्यूब से सीख के केमिस्ट्री पढ़ाई। और फिर उसके बाद जब मैं केमिस्ट्री में थोड़ा एक्सपर्ट हो गया तो मुझे लगा कि चलो मैं भी अपलोड करता हूँ। इनिशियली मेरे कुछ खास व्यू नहीं आते थे, लेकिन इवेंचुअली इतने अच्छे व्यूज आने लग गए। 2016 में आई वाज द टॉप केमिस्ट्री टीचर ऑन यूट्यूब, वन ऑफ द टॉप केमिस्ट्री टीचर ऑन यूट्यूब, जिसकी वजह से मेरा टर्न अराउंड हुआ, मेरी लाइफ का टर्न अराउंड हुआ। और यूट्यूब पे आने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये है कि मैं देखता था लेक्चर केमिस्ट्री के लिए, बट मुझे यकीन नहीं था कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चर डाल दूंगा तो मेरे फेमस होंगे और मैं कुछ कमा लूंगा। तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ मेरी वाइफ का। बेसिकली जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था तो सुबह निकलता था मैं, मेरे बैचेस होते थे 9 बजे से, सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। इट वाज लाइक दैट। तो मेरी वाइफ मुझे अलविदा कह के और खुद कुकिंग करती थी, उसको कुकिंग का बड़ा शौक है। तो कुकिंग करती और उसके बाद वो वीडियोस बनाती थी, जो भी वो बनाती उसका वीडियो बना के डालती थी, वॉइस ओवर देती थी, वो खुद कभी प्रेजेंट नहीं होती थी। तो मैं उनको देखता था, मुझे लगा कि ये सब कौन ही देखता, व्यूज़ वगैरह आते नहीं थे। तो एक दिन ऐसे ही करके जब हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा आज क्या बनाने वाले हो? बोले आज तरबूज का जूस बनाऊंगी। मैंने कहा तरबूज का जूस कौन बनाता है? ऐसे पानी तो है, इसका जूस कौन बनाता है? मैंने कहा कौन देखने वाला है? तो ऐसा बोल के मैं चला गया। उन्होंने पूरा वीडियो बनाया, एडिट किया, डाल दिया। नेक्स्ट डे, आई थिंक 2 दिन बाद की बात है, रात में उनका मोबाइल एकदम से, मोबाइल में नोटिफिकेशंस क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे। मुझे लगा यार तरबूज के जूस में है ही क्या, आपने मिक्सी लिया, उसमें तरबूज काटा, मिक्स किया, पानी तो है, तैयार कर दिया। बट वो वीडियो बेसिकली आज उस वीडियो के ऊपर 5 मिलियन व्यूज़ हैं, और वो उस टाइम पे उनका वीडियो एकदम से वायरल हो गया। और मैंने कहा यार इतने भी, और मैंने जब कमेंट खोल के देखे तो कमेंट कितने अच्छे कमेंट आ रहे हैं। अच्छा तरबूज कौन सा लेना है दीदी? इट वाज लाइक दैट, यू नो, कि ग्रीन वाला तरबूज लाइट ग्रीन है डार्क ग्रीन, तरबूज को काटना कैसे, क्या उसमें कोई सॉल्ट ऐड करना है? तो मैंने कहा ऐसे बच्चों जैसे सवाल भी लोग पूछते हैं, तो शायद मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ उसकी जरूरत तो काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल। और फिर भी मैं इतना सीरियस नहीं था। बट हुआ क्या, 1 महीने बाद यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट टाइम हमें पेमेंट आया, 25,000 वाइफ के चैनल पे। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं भी महीने भर में इतना ही कमाता और ये वीडियो से इतना आ रहा है।
तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ, मैंने कहा चलो यार यूट्यूब की केमिस्ट्री की वीडियोस डालना शुरू करते हैं। और तब तक मेरी वाइफ को समझ में आ गया था एल्गोरिदम क्या है, टैग्स कैसे, थंबनेल कैसे, सब कुछ समझ में आ गया था। तो मुझे क्या करना होता था, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसको मेरी वाइफ को देना है, एंड शी हैड टू एडिट इट, उन्हीं को थंबनेल बनाना होता, तो सब कुछ वही करती थी। तो इस तरह से मेरा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। A2 मोटिवेशन तभी नाम रख दिया था या नहीं। बाद में? नहीं, तो बेसिकली जिस चैनल पे मैं केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करता था उसका नाम था मेड इजी केमिस्ट्री। उसकी वजह से मैं पॉपुलर भी हुआ, क्योंकि मुझे पहले अनअकैडमी से ऑफर आया। मैं उनका अनअकैडमी जो अभी ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं उनका मैं सबसे पहला एजुकेटर था, जो जिसकी वजह से जेई का सेगमेंट स्टार्ट हुआ था, और मैं टॉप एजुकेटर रहा 2 साल तक लगातार। उसके बाद मुझे वेदांतु से ऑफर आया। वेदांतु भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, वहाँ पे मैंने लगभग 2 साल काम किया है। और फिर मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल था मेड इजी केमिस्ट्री, मैं आपको कहता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है आपका बेसिकली जो आपके पास है, अगर उसके पास उस चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स और एक्टिव सब्सक्राइबर्स आते हैं तो वो यूट्यूब चैनल आपके लिए बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। मैंने अपने उस चैनल को वेदांतु को सेल किया था, मर्ज किया था उसके बिहाफ पे, और काफ़ी अच्छे मैंने काफ़ी अच्छा वैल्यू पे उसे मर्ज किया था। उसके बाद मैंने कुछ अमाउंट लिया और बेसिकली मैंने इक्विटीज़ ली वेदांतु की, जो आज भी मेरे पास है। सो बेसिकली वो यूट्यूब चैनल तो मैंने मर्ज कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम मैंने A2 मोटिवेशन रखा था, जिस पे फिर मैंने मोटिवेशन और फैक्ट कंटेंट डालना स्टार्ट किया 2019 में। उसकी भी एक खास जर्नी है। नाम ये क्यों रखा? A2 बेसिकली पड़ गया नाम। रीजन क्या था, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा, तो मैं चाहता था A स्क्वायर। इससे पहले भी एक चैनल स्टार्ट किया था A स्क्वायर, वो एंटरटेनमेंट का चैनल, वो आज भी है। तो स्क्वायर लग नहीं सकता, और A स्क्वायर लिखते हैं इंग्लिश में इंग्लिश में A स्क्वायर लिखते हैं तो A तो लिख दोगे, स्क्वायर को SQUAR लिखना पड़ता है। वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। तो मैंने कहा स्क्वायर लगा सकते हैं कि, तो स्क्वायर लग नहीं सकती, वो नीचे ही आएगा, 2 नीचे ही लिखा जाना था। तो मैंने A स्क्वायर मोटिवेशन, तो वो A2 हो गया। ओके, इस तरह वहां से जो है ये जर्नी स्टार्ट हुई, और वो अपने आप ही चलना शुरू हो गया चैनल, या उसमें भी स्ट्रगल रहा? नहीं। बेसिकली क्या था कि टिकटॉक की मैं तब तक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हो गया था एज एन एजुकेटर, और तब टिकटॉक का प्लेटफॉर्म इंडिया में काफ़ी फेमस था एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटी वीडियो के लिए, स्मॉल वीडियोस के लिए। पर बहुत ही क्रिंज कंटेंट होता था उसमें, ऐसे कंटेंट जो बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा हो हल्ला करते थे, एक ऐसा कंटेंट है। तो अपनी इमेज को, और तब ऐसा था कि इतना क्रिंज कंटेंट था तो टिकटॉक कभी भी बैन हो सकता था इंडिया से। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेटर्स को प्लेटफॉर्म पे लाना स्टार्ट किया। उन्होंने इसके लिए एजुटॉक करके एक सेमिनार करवाए बहुत जगह पे, और इवेंट करवाए। उन इवेंट्स पे हमको इनवाइट किया, जो टॉप एजुकेटर्स थे उसमें मैं भी था, इनवाइट किया। तो दिल्ली में ही वो इवेंट हुआ था। तो बेसिकली जब हम गए वहाँ पे, हमें लगा कि भैया यूट्यूबर्स हैं, हमारी रिस्पेक्ट होगी, इज्जत करेंगे, बट ऐसा था नहीं। टिकटॉकर्स की रिस्पेक्ट हो रही है, और मुझे कहा यार ये क्या है, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पर मुझे इस चीज़ की भनक भी लग गई कि लोगों का ना एंटरटेनमेंट का जो टाइम स्पैन है बेसिकली वो डिक्रीज होते जा रहा है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए फास्ट। तो ये मुझे ऐसा सेंस आ गया था कि ये कहीं ना इसका, ये जो टिकटॉक बेसिकली कर रहा है वो बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करेगा ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैं फर्स्ट एजुकेटर था बेसिकली जो कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे आया था और वीडियोस बनाने मैंने स्टार्ट किए। तो पहले केमिस्ट्री की वीडियोस बनाए। ऑब्वियसली अब लोगों को एंटरटेनमेंट देखना है, केमिस्ट्री कौन नहीं देखेगा। अच्छा बनाते थे हम, बट नहीं देखते थे। फिर मैंने अपना थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा यार केमिस्ट्री तो पढ़ाते रहेंगे ना, बहुत टाइम हो गया, मोटिवेशन की वीडियोस बनाते हैं, लोगों को जानकारियां देते हैं, लोगों को लोग बाकी जो मोटिवेशन पर्सनालिटीज उनके बारे में बताते हैं। तो शॉर्ट एंड वीडियोस बनाने शुरू किए, और मैं पूरी दुनिया में पहला ऐसा बंदा था टिकटॉक पे जो स्प्लिट करके वीडियो बनाता था। ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूँ और ऊपर वीडियोस चल रही हैं। मेरा पहला सेगमेंट था जो टिकटॉक पे मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो टिकटॉक के मैनेजर्स थे वो ये बात मुझे बोलते थे कि आपका जो एंगेजमेंट है बेसिकली वीडियो पे, लोगों का 10-15 सेकंड का रहता है, मेरा 38 सेकंड का एंगेजमेंट था 1 मिनट की वीडियो में। दैट वाज ह्यूज, जिसकी वजह से टिकटॉक पे मैंने 7.2 मिलियन फॉलोवर्स 6 महीने में कर लिए थे। बट जैसे ही मैंने किए, टिकटॉक इंडिया से बैन हो गए। और जब बैन हुआ बेसिकली, तो मुझे लगा कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बड़े प्लेटफॉर्म कैसे छोड़ देंगे। तो मुझे सेंस था कि यूट्यूब, फेसबुक ज़रूर इसमें आएंगे। और पर मैंने
बैन ज़रूर हुआ बट मेरा मोरल डाउन नहीं हुआ। मेरे पास 500 वीडियोस के करीब मेरे पास ऑलरेडी थे, मैंने वो यूट्यूब पे डालने शुरू किए और जैसे ही मैंने डालने स्टार्ट किए उसी टाइम शायद 1 महीने बाद ही शॉर्ट्स लॉन्च हो गया था, बीटा वर्जन यूट्यूब का। जैसे ही बीटा वर्जन लॉन्च हुआ जो एल्गोरिदम था उसने यूट्यूब से सेंस करना शुरू किया कि शॉर्ट 1 मिनट से कम वीडियो कौन अपलोड कर रहा है और उसमें मेरा ही नाम आया क्योंकि मैं अकेला ही उस वक्त था जो 1 मिनट से कम वीडियोस अपलोड कर रहा था। टिकटॉक के वीडियोस अब मैं यूट्यूब पे डाल रहा था क्योंकि वहां तो बंद हो गया था। सो बेसिकली जब एल्गोरिदम ने सेंस किया मेरे चैनल को तो मैंने जो सक्सेस उस वक्त देखी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने 10 दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर और लगभग 1 महीने के अंदर 10 लाख सब्सक्राइबर और उसके बाद 9 महीने के अंदर मैंने 1 करोड़ सब्सक्राइबर कर लिए थे, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जितनी यूट्यूब की जर्नी है मेरे पास ऑलमोस्ट 10 सिल्वर प्ले बटन है, 3 गोल्डन प्ले बटन है और 1 डायमंड प्ले बटन है जो कि मैंने यूट्यूब से ली है। ये मेरा यूट्यूब का जर्नी। आप खुद बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज करते हैं। हाँ। आपको अपना सबसे टफ इंटरव्यू कौन सा लगता है? सबसे टफ इंटरव्यू ऐसे कुछ नहीं है, पर्सनालिटी अलग अलग जोनरा से होते हैं, बात करने में मजा आता है। फिर भी मतलब अभी तक ऐसा जो बहुत टफ लगा कि यार मतलब इस बंदे से बात करनी है, पता नहीं कैसे हो। ऐसे लोग जो बोलते नहीं ना उनके मुंह से निकलवाना हाँ, बड़ा ये तो बड़ी वो प्रॉब्लम बहुत टफ होता है बेसिकली। जो लोग आराम से एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, एक नॉलेजेबल पर्सन से नॉलेज निकलवाना अगर वो कम बोलता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। लेकिन जो बंदा बातूनी है, बात करने में आसान है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उससे काम आसान हो जाता है। आप अपने इंटरव्यू से पहले नर्वस होते हैं? मुझे नर्वसनेस नहीं होती जब मैं लेता हूँ इंटरव्यू। हाँ, लेने की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली तब नहीं होता, तब फील नहीं होता, चिल रहते हैं एकदम। चिल रहता है। अच्छा, आजकल भी आप कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कुछ। तो बेसिकली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग मुझसे जब सवाल पूछते हैं कि सबसे पहली चीज़ आप क्या छोड़ोगे, तो मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड है। आप कभी ना इस कंपटीशन में ऐसे नंबर 1 नहीं आ सकते क्योंकि ये एंडलेस रेस है, ये तो इनफाइनाइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हर दिन सुबह उठो तो एक नया कंपटीशन आपके सामने तैयार है, आप क्या करोगे आपको पता नहीं है। तो सोशल मीडिया छोड़ूंगा। और दूसरा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया था तो बेसिकली मुझे लगता था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। तो इस तरह से मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। मैं अभी 37 साल का हूँ, पर अगर मैं 1 साल पहले, अगर आप 36 साल का जब था, मैं 46 साल का लगता था। इट वॉज लाइक दैट। मेरा पेट निकल चुका था, पीछे से यहाँ बाल उड़ गए थे, स्ट्रेस इतना था कि नींद का पता नहीं, खाने का पता नहीं। तो जब मैंने अपने आप को मतलब, और कुछ खास हो भी नहीं रहा था कंपनी में, हालांकि मैं शार्क टैंक में फीचर हुआ था लेकिन इतना सक्सेसफुल था नहीं, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी अच्छी हुई। पर जब मैं एक दिन ऐसी बस अपने आप को मिरर में देख रहा तो मैंने कहा यार तू बूढ़ा हो गया यार, क्या हालत हो गई तेरी, और ऐसा ही रहा तो जल्दी मर जाएगा। देन आई वाज लाइक यार ये ऐसे तो नहीं जीना। और मैं फिर तब मुझे लगा कि यार इस पे तो काम करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं पैसा कमा के करूँगा क्या। तो फिर मैंने पहले तो अपना कंपनी का डायरेक्टरशिप छोड़ा। मैंने कहा यार बहुत स्ट्रेस्ड वर्क है, आई हैव टू गिव अप। तो मैंने वो दिया। उसके बाद मैंने कहा अपने बस एक स्मॉल सेगमेंट है जिसमें मेरी एक्सपर्टी है, उसी पे काम करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और अपने आप पे ध्यान दूंगा। तो बेसिकली पहले अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करी जिससे मुझे एंटी एजिंग का पता लगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी उम्र से कम दिखते हो और खाने पे ध्यान देते हो, फिजिकली और मेंटली अपने को फिट करते हो ना, वो आपको ज़्यादा जियाएगा एज कम्पेयर टू जो पीछे पैसा पड़ा है। पैसे का क्या है, आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है और आप फिट नहीं हो और आपके अंदर बीमारियां लेके घूम रहे हो, कितने दिन जी लोगे, उस पैसे का करोगे क्या। तो तब एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं अभी एंटी एजिंग पे काम कर रहा हूँ, मैं फूड पे काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर। और अगर बहुत सारे लोग अगर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर उनको जानना है इसके बारे में, तो मैं इस सेगमेंट में काफ़ी चीज़ें आपको बता सकता हूँ क्योंकि 1 साल मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। बिल्कुल जानना चाहेंगे हम। मतलब ये तो हर कोई जानना चाहता है कि यार मतलब जवान कैसे रहें, जवान कैसे मतलब हर आदमी चाहता है ना कि यार अच्छा लगता है ना कि भाई तू 40 का लगता नहीं। मैं अल्टीमेटली तो यही सुनना चाहते हैं ना। मेरे दोस्त का कॉम्प्लीमेंट देता हूँ जो पीछे बैठा हुआ है। आज से 1 साल पहले उसने मुझे देखा है, तो ऐसे गाल फूले हुए हैं। आज अभी रिसेंटली अभी मैं कल आया हूँ और ही वाज सेइंग कि आप थोड़े अच्छे काफी अच्छे दिख रहे हो, इजंट इट। उसके पीछे का रीजन बेसिकली आपका ना लाइफस्टाइल है। आप मान के चलो, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, 70-80 साल की जिंदगी है, हम 90-100 साल जी लोगे।
लेकिन आप यही काम नहीं करने आए बॉस। आप सुबह उठो, वही काम, पैसों के लिए भागना, रात को वापस चले जाओ, यही काम करने नहीं आए। ठीक है, एक हद तक आपने किया। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को जितनी भी टाइम है उसको आपको ना डिवाइड करना चाहिए, और हर ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। अगर आप जब से आपने होश संभाला है और जब तक आप मर गए, आप एक ही काम करके मर गए, तो आपने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। सो बेसिकली मैंने क्या चेंज किया अपने अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जल्दी उठना शुरू किया, जो कि हर किसी को करना चाहिए, कॉमन चीज़ है, आप सबको पता है। तो जल्दी उठना स्टार्ट किया। पहले मैं 10 बजे उठता था, अभी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। नंबर वन जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया। दूसरा, मैं जिमिंग करता हूँ। वर्कआउट मेरा कम से कम 2 से ढाई घंटे का वर्कआउट होता रोज है। बिल्कुल रोज वर्कआउट होता है, संडे को छोड़ के। और अगर मैं वीक डेज में कभी छुट्टी कर लेता हूँ तो फिर मैं संडे को भी करता हूँ। आज जैसे मैं 2 दिन के दिल्ली दौरे पर था, तो मैंने अपने जहाँ पर मैंने होटल लिया हुआ है बेसिकली, वहाँ पे मैंने जिम किया है। रूम के अंदर करूँ भले ही, मैं फ्लोर वर्कआउट ज़रूर करता हूँ। मेरे फेवरेट वर्कआउट्स में से एक है पुशअप्स। पहले मुझसे पुलअप बिल्कुल नहीं होते थे, पर आज मैं फ्रीक्वेंटली पुलअप्स कर लेता हूँ। तो आप जहाँ पर भी हो, अगर आपके आसपास जिम नहीं भी है तो आप फ्लोर वर्कआउट भी कर सकते हो। और फ्लोर वर्कआउट में अपना सबसे सिंपल वर्कआउट होता है स्क्वाट करो, उठना बैठना। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी, आप स्वस्थ तब तक रहोगे जब तक आपकी टांगे स्वस्थ रहेंगी। तो आप अपनी लेग्स को जितना जितना आप लेग्स को पुश करोगे, आप उतने ज्यादा ना स्ट्रेंथन रहोगे, आपकी बॉडी स्ट्रेंथन रहेगी। आप एक्चुअली आपकी बॉडी टिकी आपके पैरों पर है, और लोग लेग्स की वर्कआउट नहीं करते। कोई जिम भी जाता है तो लेग लेग वाले डे के दिन उसकी आत्मा मर जाती है, आज नहीं करूंगा, जबकि वो स्किप बिल्कुल नहीं करना। इनफैक्ट मैं अपनी लेग्स को मैं वीक में 2 बार करता हूँ। लेग स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके टोटल बॉडी पार्ट जो होते हैं उसको मैंने डिवाइड करके रखा है। मंडे को मेरा चेस्ट और ट्राइसेप रहता है, ट्यूसडे को मेरा लेग, ट्यूसडे को मेरा बैक और बाइसेप रहता है, और फिर वेंसडे को मैं करता हूँ लेग्स एंड शोल्डर। तो इस तरह से मेरा वर्कआउट डिवाइडेड है। फिर उसके बाद सिर्फ जिम करने से भी कुछ नहीं होगा। और बेसिकली यहाँ पर भी एक मिथ है, क्योंकि जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो लोग बोलते थे नॉनवेज के बिना बॉडी नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ। तो इनिशियली तो मैंने अंडे शुरू किए, नॉन वेज तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, घर पे अलाउड ही नहीं है। अंडे स्टार्ट किए, लेकिन अभी मेरा मन नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक जैसा दौर कभी भी दोबारा आ सकता है, और ये सब चीज़ें आपके नॉन वेज की वजह से ही वापस आएंगी। तो मुझे लगता है नॉन वेज से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। सात्विक भोजन करो, और हमारे जो इंडियन डाइट है ना, बेसिकली उसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। और उसके इम्पैक्ट मैंने देखे हैं। शुरू में मैं भी इस मिथ में था कि आप जब तक नॉन वेज नहीं खाओगे, अंडे नहीं खाओगे, बॉडी नहीं बनेगी। पर ऐसा नहीं है। मैं इंडियन फूड ही आपको डाइट बता देता हूँ मेरी, जिसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, और आप उससे अच्छा खासा आप अपने एब्स तक बना सकते हो। मैंने फैट लूज किया है। एब्स तो दूर की बात है, फैट पे बात करते हैं। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा बहुत फैट था, बहुत ज्यादा, मेरे लुथड़े निकले हुए थे, बिलीव इट और नॉट, मेरा पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था, हालत खराब थी। वर्कआउट स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता है वर्कआउट से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड। फूड प्रेफरेंस आपकी सही नहीं होगी ना, तो आप कभी भी अपना फैट लूज कर ही नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या है, वो फूड प्रेफरेंसेस मैं अपनी बता देता हूँ, जो मेरा प्लान रहता है। सबसे पहली जो सबसे नेसेसरी एक वर्कआउट है जो आपको सीखना है ना, वो ये, अगर आप गर्दन हिलाना सीख गए, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, कि मेरे को फास्ट फूड नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। और मैंने जब ये कसम ली थी, 1 साल हो गया आज मुझे, मेरे को गुलाब जामुन बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब बिना उसके रह नहीं सकता हूँ। गुलाब जामुन, काजू कतली, आज मुझे 1 साल हो गया मैंने नहीं खाई, ना गुलाब जामुन ना काजू कतली। इट्स ट्रू। मैंने शुगर छोड़ दिया, मेरा वाइट शुगर 0 है, मैं शुगर नहीं लेता। लेकिन शुगर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको शुगर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो आप डेट्स खा सकते हो। मेरे फेवरेट डेट्स हैं, एक अजवा डेट आते हैं और एक मबरूब। दोनों दोनों उनमें न्यूट्रिशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, और आप खाओगे तो आपकी शुगर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो बेसिकली मेरा फूड बताता हूँ आपको, सुबह से कैसे शुरू होता है। तो आजकल मैंने जो फूड मेंटेन किया हुआ है, सबसे पहले सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीता हूँ। वो मेरे काफी टाइम से 6 साल 7 साल हो गए मुझे करते, जिसकी वजह से मेरे पे इतना फैट नहीं चढ़ा था। तो गर्म पानी पीता हूँ मैं। गर्म पानी पीने के बाद मैं आराम से, आप फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश व्रेश होके उसके बाद फिर मैं एक जूस लेता हूँ। उस जूस में बीट रूट आपको हर दिन एक बीट रूट, चाहे आप डायरेक्टली खा लो सलाद में, या फिर आप उसका जूस पी लो, उसका एक अलग ही फायदा है। तो मैं सुबह सुबह बीट रूट प्लस कड़ी पत्ता, जिसको तेज पत्ता भी बोलते हैं, बीट रूट, कड़ी पत्ता, और प्लस में सेंधा नमक, और उसके साथ आंवला,
ये जूस पीता हूँ। अब ये जूस क्यों पीता हूँ? बेसिकली जिम जाने से पहले आपको प्री वर्कआउट लेना होता है। प्री वर्कआउट में आता है आप सिंथेटिक पाउडर ले लो, नहीं तो आपका जो बीट रूट होता है बेसिकली अपने आप में ही प्री वर्कआउट होता है, जो आपकी मसल को आपको ज्यादा एम्पावर करेगा, आप ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। उससे अच्छा बीट रूट से बढ़िया वर्कआउट प्री वर्कआउट है ही नहीं। तो मैं ये लेता हूँ, साथ में आंवला वगैरह और तेज पत्ता इसलिए ऐड कर लेता हूँ क्योंकि बालों के लिए ठीक है, क्योंकि मेरे बाल भी उड़ गए थे। तो अगर आपको लिटरली वापस से बाल उगाने हैं तो ये एक ड्रिंक है, बड़ी कॉमन ड्रिंक है, आप उसको लो, 6-7 महीने में आपको रिजल्ट पता लग जाएंगे। मेरे एक्चुअली यहाँ पीछे से बाल उड़ गए थे, सब ऑलमोस्ट अभी वापस से स्ट्रेंथन हो गए, बाल भी सफेद हो गए थे, अभी काले हो गए। तो आंवला उसमें बहुत मदद करता है, वो जो कड़ी पत्ता वो बहुत मदद करता है, और बीट रूट आपको बेसिकली पूरा ड्रिंक की। और अगर आपके पास तरबूज है, तरबूज इज कॉल्ड नेचुरल वाइग्रा, ठीक है। शिलाजीत आप लेते हो, बेसिकली जिम, अभी शिलाजीत को लोग सेक्स से जोड़ के देखते हैं, बट एक्चुअली कोई भी वर्कआउट करता है, जिम जाता है, उसको पता है शिलाजीत कितना काम की चीज है, जो उसको बूस्ट करती है। तो ये अगर आपके पास तरबूज है तो ऐड करके पियो, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो मेरा सुबह का ये ड्रिंक फिक्स है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रात में मैं खुद अपना ड्राई फ्रूट भिगोता हूँ। ड्राई फ्रूट शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था, पर मैंने अंजीर, एक तो अंजीर मेरा भी फिक्स हो गया है, रात को भिगोता हूँ। और आपके अंजीर के साथ में वॉलनट, अखरोट बोलते हैं, तो अंजीर प्लस अखरोट प्लस बादाम प्लस किशमिश, ये सबको भिगो रात को, सुबह उठ के उसको खा लो। जो ड्रिंक लिया उसके बाद आप वो खा लो, फिर केले खाओ और अपने वर्कआउट के लिए निकल जाओ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स में अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स है वो। आप पूरे दिन पानी पीते हो, खाली पानी मत पियो, आप बस 1 ग्लास, आप चिया सीड्स को आधा घंटा लगता है पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करने में, तो आप पानी में चिया सीड्स को मिलाओ और उसको ना पूरे दिन में 1 या 2 बार पी जाओ। उससे आपको बेसिकली आपका फैट भी लूज होगा, उसमें प्रोटीन भी होता है, बेसिकली आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा, और वाटर को क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है तो पानी की कमी भी नहीं होगी आपके सेल्स को। तो चिया सीड्स बहुत मदद करता है आपके फैट लॉस की जर्नी में। तो पूरे दिन में मैं इवन वर्कआउट जब कर रहा होता हूँ तो मेरे वर्कआउट का जो ड्रिंक होता है उसमें चिया सीड्स होते हैं, तो वो मैं पीता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ तो बेसिकली मेरा फिक्स है, या तो मैं राजमा जो रात को भिगोते हैं, या फिर काला चना या सफेद चना जो भिगोते हैं। अब ये जो इंडियन मैंने आपको जो सीरियल्स बताए हैं, बेसिकली राजमा, काला चना, सफेद चना, आप रात को भिगो, सुबह उसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा उसको आप क्या कर लो, गैस पे तवे पे रख के थोड़ा सा उसको बॉईल कर लो, और उसके बाद आप प्याज टमाटर वगैरह सब डाल के उसको फिर आप खाओ। उसमें जितना अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन, राजमा, काले चने, सफेद चने, ये जो हमारे इंडियन सीरियल्स हैं, ये वेजिटेरियन है, इनमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है जो आपके नॉन वेज को भी टक्कर दे सकता है। तो आपको जरूरत नहीं है नॉन वेज खाने की। तो मैं आते ही जब मैं वर्कआउट से वापस आया, अपना थोड़ा बहुत प्रोटीन में ये सीरियल्स एक अच्छा खासा बाउल लिया, खाया, बस तृप्ति हो जाती है। उसके बाद फिर सीधे दोपहर का खाना है, जिस जो सात्विक खाना होता है, पनीर ऐड करो या फिर सोयाबीन की कोई भी सब्जी ऐड कर लो, उससे आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। रात को मैं बहुत हल्का खाता हूँ, और ये बात आयुर्वेदा में भी लिखी हुई है, आप दिन में हैवी खाओ, दोपहर में थोड़ा और हल्का, रात को बिल्कुल कम खाओ। जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। तो रात को मेरा सिंपल सा रहता है, या तो हम खिचड़ी खाते हैं या फिर हम दाल। ये रूटीन मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने अपना ना ऑलमोस्ट बहुत फैट लूज किया है सिर्फ इसी की वजह से। और इस फूड की वजह से मेरा जो एज है बेसिकली वो रिवर्स भी हुआ है। मैं जहाँ 46 साल का दिखता था, आज मैं, मेरे को लोग बोलते थे अब 30 साल के दिखते हो, 30-32 साल के। मुझे नहीं पता है कैमरे में कैसे दिख रहा हूँ। मैं मुझे आपने 37 बोला तो मुझे लगा। तो मैं 30-32 साल तक पहुंच गया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये उस डाइट का असर है जो मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ, और जिम जा रहा हूँ उसका असर है। और एक सिंपल सी टैक्टिक है अगर किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज हैबिट आप बना रहे हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बड़ा जरूरी, रिजल्ट आपको तभी दिखेंगे। तो मैं उसके साथ जो मेरे जो मेडिसिन मैं लेता हूँ, नेचुरल मेडिसिन, वो भी मैं कंटिन्यूसली 1 साल से ले रहा हूँ। मैं फिश ऑयल जरूर लेता हूँ। फिश ऑयल हर किसी को लेना चाहिए, उसमें ओमेगा 3 होता है जिसकी पूर्ति आपका शरीर बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको बाहर से ही लेना होता है। तो आप फिश ऑयल लो। साथ में अश्वगंधा लेता हूँ जो मेरी पेट मेडिसिन में से एक है, और मेरी अश्वगंधा फिश ऑयल मैं कंटिन्यूसली 1 साल से ले रहा हूँ। तो ये फूड प्रेफरेंसेस है मेरी, जिसकी वजह से चेंज हुआ। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी कुछ चीज़ें इसमें से लेनी शुरू करता हूँ या अप्लाई करनी शुरू करता हूँ। बिल्कुल करना। अच्छा, सनातन पे भी आप कुछ हाँ काम कर रहे हैं, वो क्या है? तो अभी हमने बात करी फिजिकली फिट होने की। फिजिकली फिट हो तो आप
ताकत नहीं है तो कोई भी आपकी बजा के चला जाएगा। तो आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, वो प्रेजेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेंटली फिट भी होना चाहिए। मेंटली फिट आप कैसे होगे? मेडिटेशन करो, दूसरा अपनी रूट्स के बारे में पढ़ो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन से आते हो, आप जिस भी रिलीजन से आते हो, आप ना अपनी रूट्स के बारे में पता करो। आप इतने मॉडर्नाइज मत हो जाओ कि बस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हो। तो और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रिलीजन से आ रहे हो आपको उसी को पढ़ना है। अच्छा लगता है तो उसको पढ़ो, नहीं तो जिससे आप ज़्यादा रिलेट करते हो आप उस रिलीजन को पढ़ सकते हो। हम बेसिकली पंजाबी हैं, अरोड़े हैं, हम माइग्रेट हुए हैं बेसिकली जब सेपरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो मेरे दादाजी वहाँ से आए थे, रिफ्यूजीज़ हैं हम लोग। पर मैं बहुत रिलेट करता हूँ हिंदू माइथोलॉजी से, मुझे बड़ा पढ़ना अच्छा लगता है। तो भाई आजकल मैं बेसिकली महाभारत के सारे कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ और रामायण के सारे कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ। तो जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं अर्जुन की और कृष्ण भगवान की, क्योंकि उन्होंने गीता के उपदेश दिए थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ उसी पे रिस्ट्रिक्ट कर देना सही नहीं है। महाभारत के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको लाइफ के अलग अलग तरह के लेसन देंगे। उनकी लाइफ को अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें जितने लेसन्स आपको मिलेंगे ना, उसमें लाइफ जीने की जितनी कला आपको मिलेगी ना, शायद ही किसी में मिले। तो पूरी महाभारत को पढ़ो बजाय गीता को अप्रोच करने के, उसमें ज़्यादा रस आएगा, मज़ा आएगा। तो उसको पढ़ रहा हूँ आजकल मैं। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है आजकल? एंटी एजिंग हो गया, सनातन हो गया, इसके अलावा? बस अभी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा काम ना करो, इसी पे फोकस करूँ। तो अभी हाल फिलहाल इन्हीं चीज़ों पे फोकस है कंप्लीट। अच्छा, आमतौर पे आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, तो आजकल तो यही होता है, मेरी रील्स पे व्यूज़ नहीं आए। हाँ। मतलब डीमोटिवेट होने का कारण भी जो है बहुत स्टूपिड है। हाँ। तो किस तरह से खुद को मोटिवेट कैसे करें? बिकॉज सिंस मोटिवेशन सबसे ज़्यादा तो आपको मोटिवेशन के लिए जाना जाता है, तो वो कोई एक आसान सी टिप या कुछ आसान सी बात या कुछ ऐसा कि जो तुरंत सोशल मीडिया तो पागलपन है। नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को लेकर हम डिमोटिवेट हुए तो कैसे फिर? देखो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से जाएंगी। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। और आप में कुछ लाइफ में बनाया है तो बेसिकली वो आपके हाथ से कभी भी निकल सकता है, किस्मत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अपने आप से कहनी चाहिए कि वो चीज़ बनाई किसने? आपने। ज़रा समझने की बात है। आपने अगर पैसा कमाया, सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स कमाए, चाहे कुछ भी किया हो, वो आपने किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप सही रहे तो आप वो फिर से बना लोगे। इसके लिए आपका सही रहना बड़ा ज़रूरी है, मेंटली और फिजिकली। और अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हो तो आप भी गए और जो आपने जो कमाया वो भी आपके हाथ से जाएगा। सो बेटर है किसी दिन आपके हाथ से कोई चीज़ चली जाए, वो किस्मत की वजह से भी हो सकता है, डेस्टिनी हो सकती है, व्हाटएवर, बट आप अपना ध्यान रखो। इसलिए मैंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें लूज़ की हैं, लेकिन मैं अपने आप को लूज़ नहीं करना चाहता। मिरर पे खड़े हो जाओ और अपने आप से एक ही सवाल पूछो, ये सब बनाया किसने? आपने। अपना ध्यान रखोगे तो वापस बना लोगे। बहुत सारी आपने मतलब ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करेंगी। डाइट हो या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लास्ट में भी जो आपने बताया। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मतलब मैं तो हुआ हूँ मोटिवेट, बाकी लोग भी कुछ ना कुछ तो मोटिवेट होंगे ताकि इस वीडियो का पर्पस जो है वो सर्व हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अरविंद, एंड आई होप बड़े सारे इंटरव्यूज आप लेते हैं। आज इंटरव्यू देने में भी आपको मज़ा आया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लास्ट में इसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जीने आए हो, जी के जाओ, ज़्यादा टेंशन लो मत। जितना स्ट्रेस आउट करोगे अपने आप को, उतना लाइफ आपके हाथ से निकलती चली जाएगी। मिट्टी के जैसी है, जितना बांधोगे उतना उलझेगी भी और हाथ से निकलेगी भी। सो बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।